नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विदेशी अंशदान अधिनियम पंजीकरण के नवीनीकरण पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। आवेदन कम से कम 4 महीने पहले प्रस्तुत करें। तो गृह मंत्रालय ने विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। आवेदन कम से कम 4 महीने पहले प्रस्तुत करें। तो भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया। विदेश से फंड लेने वालों के लिए ये निर्देश जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, विदेशी अंशदान अधिनियम पंजीकरण के नवीनीकरण पर यह निर्देश जारी किया गया। आवेदन कम से कम 4 महीने पहले प्रस्तुत करें। तो नवीनीकरण के लिए दस्तावेज जरूरी हैं। भारत सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को निर्देश दिया है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय ने विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किया। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किया गया है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किया गया है। पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए। अखिलेश जी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तरफ से सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही उसमें निर्देश दिया गया है कि जितने गैर सरकारी संगठन देश में चलते हैं, चाहे वो एनजीओ हो, ट्रस्ट हो या फिर कोई भी संगठन ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था हो, उस संस्था को अगर विदेशी फंड उसने लिया है या विदेशी फंड लेना चाहता है या फिर विदेशी फंड लेने के लिए उस संबंध में कोई भी पत्राचार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ करना चाहता है, तो इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तरफ से नोटिफिकेशन और निर्देश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी गैर सरकारी संगठन हैं, अगर वो गृह मंत्रालय के अधीन अपने संगठन के विदेशी फंड लेने के लिए कोई भी पत्राचार करते हैं, नवीनीकरण या पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए कोई भी काम करते हैं, उसके लिए उनको कम से कम 3 से 4 महीने पहले पत्रावली गृह मंत्रालय के साथ करनी होगी। अगर वो इस पत्रावली को 3 से 4 महीने पहले नहीं करते हैं तो ये पत्रावली निरस्त कर दी जाएगी। समय सीमा खत्म होने या अंतिम तिथि को समाप्त होने से कम 3 से 4 महीने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑफिस के साथ दस्तावेज के साथ शेयर करना, एप्लीकेशन लगाना और जो भी उनकी क्वेरी है उनको लेकर किसी भी तरह की एप्लीकेशन को दाखिल करने की समय सीमा 3 से 4 महीने पहले ही मान कर चलेंगे, नहीं तो ये सब निरस्त कर दिया जाएगा। तन्वी।
ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से फंड लेने वालों के लिए निर्देश जारी किया गया है। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज दिल्ली में शताब्दी समारोह होगा। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में समारोह होगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समारोह में जारी करेंगे स्मारक डाक टिकट और सिक्का। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से आज कार्यक्रम होने वाला है शताब्दी समारोह का, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए तन्वी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवपूर्ण 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना देश भर में शताब्दी समारोह आयोजित कर रहा है। और शताब्दी समारोह के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल गौरवपूर्ण होने और उसकी उपलब्धि और अपने लक्ष्य को हासिल करने के इस समारोह में बाकायदा प्रस्ताव किया जाता है और बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ से शुरू हुआ था और संघर्ष और समाज और सरोकार के काम करते हुए आज उसने गौरवपूर्ण 100 साल पूरे किए हैं। इसी को लेकर दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को एक नाम दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवपूर्ण 100 दिन, और इसे शताब्दी समारोह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और इसमें कार्यक्रम में कई तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें खासकर ये है कि स्मारक डाक टिकट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जारी किया जाएगा, एक सिक्का भी प्रधानमंत्री के हाथों जारी किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके पर और उनके प्रतिनिधि के पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले शामिल हो रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हो रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, सरकार की तरफ से सांस्कृतिक मंत्रालय के तरफ से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मंत्री संस्कृति मंत्रालय है वो शामिल हो रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का अंत में एक संबोधन होगा और प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ये पूरी तरह से एक खाका पेश करने की कोशिश करेंगे कि 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने गौरवपूर्ण 100 साल कैसे पूरे किए हैं और उन 100 सालों को पूरे करने पर संघ की शुरुआत से लेकर 100 साल पूरे होने तक कितना संघर्ष और समाज के प्रति निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रचारकों ने अपने तन मन धन से जो काम किया है उसकी गाथा को भी अपने संबोधन में शामिल करेंगे। तो एक लंबा चौड़ा प्रधानमंत्री का संबोधन भी इसमें रखा गया है और दत्तात्रेय होसबोले के तरफ से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रतिनिधि के तौर पर एक उनका भी संबोधन होगा। तन्वी, ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से सिर पर वार किया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद के सिर पर 10 से ज्यादा टांके आए हैं। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के जीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचे हैं और जांचों के लिए जेल प्रशासन के जीएमयू ट्रामा लाया है। आपको बता दें, उनके सिर पर 10 से ज्यादा टांके आए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जेल में बंद दूसरे बंदी ने कैंची से उनके सिर पर वार किया।
आगे बढ़ते खबरों में चित्रकूट जनपद में शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण के तहत कसाई गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में कन्या पूजन और कन्या भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन ने आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाली दर्जनों छात्राओं के पैर धुलकर उनकी पूजा की है। इसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से कन्या भोज कराया और इसके बाद उन्हें उपहार भी वितरण किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिलाधिकारी ने समाज में नारी शक्ति के सम्मान एवं आदर का संदेश दिया। हम लोगों ने कन्या पूजन का आयोजन किया है नवरात्रि के शुभ अवसर पर। लगभग यहाँ पे हम लोगों ने अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ बच्चियों का पूजा करके और उनको हम लोगों ने खाना भी करवाया। उसके अलावा उनका स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पे लगा हुआ है और उनको अच्छा खाना और हेल्थ के बारे में भी उनको गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर बागपत से है, जहां खेखड़ा थाना क्षेत्र के डूंडाहेड़ा गांव में कक्षा 9 की छात्रा के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी। इसी दौरान गांव निवासी 2 युवकों ने जबरन पकड़कर उसे एक घर में बंधक बना लिया। छात्रा के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और छात्रा को बंधन मुक्त कराया। सूचना पाकर आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मामले की जानकारी पाकर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों सहित हिंदू संगठन के नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की मुताबिक तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी, एक नाबालिग बच्ची है, खेखड़ा अंतर्गत क्षेत्र आता है डुंडहेड़ा गांव की एक नाबालिग बच्ची है। खेखड़ा के रहने वाले कुछ मुस्लिम लड़कों ने कल स्कूल आते वक्त अपहरण कर लिया और उस बच्ची ने बताया कि उनमें से मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसने अपना नाम सौरभ बता रखा था, परंतु पुलिस ने अब हमें सागर या सौरभ कुछ इस तरह का हिंदू नाम बता रखा था, परंतु पुलिस ने बताया कि उसमें हिंदू लड़का नहीं है, जो लोग भी हैं मुसलमान हैं। उन लोगों ने इस बच्ची को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया और बच्ची का कहना है कि उसके बाद पता नहीं उन्होंने मुझे नशीला पदार्थ दिया, सुंगाया, क्या हुआ उसके बाद बच्ची को कुछ नहीं पता। जब पुलिस वहाँ घटनास्थल पर और उन लोगों के मकान पर पहुंची तो बच्ची पुलिस को उन लोगों के मकान पर बरामद हुई है बेहोशी की हालत में। थाना खेखड़ा पर सूचना प्राप्त हुई कि 2 युवकों के द्वारा एक बच्ची, नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना खेखड़ा पुलिस ने अपनी टीमें लगाकर शीघ्र ही युवती को बरामद कर लिया और दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको हिरासत में लिया गया है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। थाना खेखड़ा पर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है। और उकड़ते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने स्वीकार किया कि प्रदेश के 22 जिलों के किसानों की कृषि उपज को बारिश व बाढ़ से क्षति पहुंची है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा के दौरान ही 11 सदस्यीय टीम गठित कर दी थी, जो संबंधित जिलों में पहुंचकर नुकसान का आकलन करते हुए सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराती रही। इससे राहत एवं बचाव काम का लाभ समय पर जरूरतमंदों को प्राप्त होता रहा। इसलिए बाढ़ बारिश के बावजूद किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान से नहीं जूझना पड़ा। इसके अलावा पहले से ही बाढ़ से निपटने का अभियान चलाने का भी फायदा मिला। मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय वृद्धि के लिए एमएसपी तय करने के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं, जिससे किसानों को उपज की सही कीमत प्राप्त होने का सिलसिला बरकरार रहता है। उन्होंने यूरिया, डीएपी व कीटनाशक रसायनों की कमी से इनकार किया। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री
बलदेव जी हमारे साथ में हैं। आइए हम कुछ सवालों को जिस प्रकार से अगर कहा जाए कि बाढ़ की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली, जिसके वजह से किसानों को बहुत बड़ा हुआ, किस प्रकार से उस नुकसान की भरपाई? माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ से पहले बहुत सारी जहाँ जिस जिले में बाढ़ आती थी उनकी पूरी उन जिलों की व्यवस्थाएं पूर्ण करी थी और किसी को नुकसान ना हो। और इस बार हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ना जान माल का ना कोई ऐसा फसल का नुकसान हुआ है। अब इस बार हमारे पे बाढ़ बहुत कम आई है। जिस तरह की हमें जैसे शारदा का पानी पीलीभीत आता था, पीलीभीत में बहुत बड़ी बाढ़ आती थी, लखीमपुर में बहुत बाढ़ आती थी, बहराइच में आती थी, गोरखपुर में आती थी, नेपाल का पानी। इस बार सारा का सारा बाढ़ नियंत्रण में रही है और कोई किसी किसान का नुकसान नहीं हुआ। जिस प्रकार से एमएसपी की बात की जाए और लगातार विपक्ष सवाल उठाता है कि किसान परेशान है और एमएसपी को लेकर के क्या कदम बढ़ाया गया है? और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2014 से लेके आज तक हर साल लगातार एमएसपी को किसानों की बढ़ाने का काम किया गया है। और देखिए किस तरह से, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का, जो लोग किसान भूल चुके थे लगाने को, उनका भी एमएसपी रेट बढ़ा के उनको बोआने का काम कर रहे हैं। एक यूरिया को लेकर के, यूरिया जिस प्रकार से काफी एक हड़कंप मचा पूरे यूपी में कि यूरिया की काफी कमी रही आने वाली फसल के लिए, उसके लिए देखिए हमारे पास खाद का पर्याप्त, चाहे यूरिया हो, चाहे एनपीके हो, चाहे डीएपी पे हो, चाहे पोटाश हो, हमारे पर पूरा यहाँ पर स्टॉक है। किसी किसान को किसी भी खाद की दिक्कत नहीं होगी। जी, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो एमएसपी की बात हो या बाढ़ की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ और साथ ही साथ यूरिया जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह जो है यूरिया की कमी को देखा गया था, उसमें साफ तौर से इनका कहना है कि अब किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। सरकार के द्वारा हर सुविधा दी जा रही है और जहां पर भी बाढ़ की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसके सरकार ने उसको नोटिस किया है और उन किसानों को जो सरकार की तरफ से भरपाई की जा रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ रीके न्यूज़ लखनऊ। और अब खबर टिहरी से है, जहां आपदा के अंतर्गत भारी भूस्खलन होने से कई गांव के भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसको देखते हुए अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठानी के नेतृत्व में अपनी विस्थापन की मांग शुरू कर दी है। बिजली व सिल्लासौड़ के ग्रामीणों ने अपनी विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे उनके भवन कभी भी गिर सकते हैं। जिलाधिकारी को ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठानी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विस्थापन की मांग की। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों ने आश्वासन दिया कि उनके गांव का जियोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही राजस्व टीम भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता के अनुसार आपदा से प्रभावितों को बचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काफी, क्योंकि इस बार क्षति हुई है तो काफी सारे गांव और घर काफी खतरा है। उनका ये क्या लोग का प्रोसेस हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग कुछ 10 गाँव का जियोलॉजिकल सर्वे भी करा लिया है और ऐसे जहाँ गाँव की डिमांड्स आ रही हैं हम लोग उसमें जियोलॉजी की टीम भेज रहे हैं। सर्वे उपरांत ही हम लोग ये निर्णय ले पाएंगे कि यदि इन लोगों को विस्थापित करना है या नहीं करना है। यदि वो लोग विस्थापन की श्रेणी में आएंगे तो हमारी तहसील की टीम वहाँ पे जमीन चिन्हित करते हुए लोगों से प्रस्ताव लेते हुए विस्थापन की विधिवत कार्रवाई शुरू की जाए। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां पिछले दिनों खाद लेने के लिए लाइन में खड़ी वृद्धा लीलावती की धक्का मुक्की के बीच गिरकर घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत होने का प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संज्ञान नहीं लिया, बल्कि पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर सांत्वना भी जताई। कृषि मंत्री ने मानिकपुर पहुंचकर दुखी परिवार को भरोसा दिलाया कि उनकी मदद में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। बाद में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खाद की किल्लत की खबरों को विपक्ष का प्रोपोगेंडा बताया। साथ ही दावा किया कि किसानों को मांग पर खाद उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही किसानों से तथा कथित मीडिया कर्मियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कृषि मंत्री ने दावा किया कि चित्रकूट को करीब 1563 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराई गई थी। इसी तरह 2619 मैट्रिक टन यूरिया और 1911 मैट्रिक टन एनपीके भी उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि समाचारों को ठीक प्रकार से दिया जाता है। मेरे अनुकूल समाचार हम व्यवस्था कर रहे हैं। कल यहाँ पर 1000 मीट्रिक टन डीएपी आएगी। आज यहाँ पर वहाँ से नैनी से नैनी
रेड पॉइंट से यहाँ आ रही है, शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएगी, रात को कल से फिर वो मिलना शुरू हो जाएगी। हादसा न पैदा कर दिया, इतना मेरा प्रार्थना है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां चित्रकूट से लखनऊ जाते समय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रायबरेली के हरचंदपुर ब्लॉक स्थित ध्रुव एग्री जंक्शन खाद व उर्वरक की दुकान का अचानक निरीक्षण किया। मंत्री के अचानक पहुंचने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान दुकान की व्यवस्थाओं और खाद की उपलब्धता की जानकारी भी ली गई। और अब खबर जालौन से है, जहां त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने आलू, तेल व पनीर के नमूने भरने शुरू कर दिए हैं, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सब्जी मंडी में केमिकल से रंगे आलू को चेक किया और नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। जी, आगामी जो दशहरा और दीपावली का पर्व के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने जिलाधिकारी श्री राजेश पांडे महोदय द्वारा बाजारों में सतर्क निरीक्षण करते हुए और संदेह के आधार पर जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है उन पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद जालौन की टीम लगातार पूरे त्योहार के सीजन में 18 तारीख से लगातार सक्रिय है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।